अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बजट से बाजारों की उम्मीदों पर और मार्केट्स के करंट माहौल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेपियन कैपिटल के गौतम त्रिवेदी, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। रेलिगर कैपिटल मार्केट और गोल्डमैन के साथ भी गौतम काम कर चुके हैं। डीएसपी मैरिल लिंच, सीएलएसए एशिया और जार्डिन फ्लेमिंग में भी गौतम रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड तो मॉर्निंग आई थिंक इस साल हमारी ये पहली वार्तालाप है, तो उसके लिए आपको जी। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतरिम बजट थैंक से यू। पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर कल हमने एक नया रिकॉर्ड लगाया, 22,000 क्रॉस किया। बताइए, क्या इस समय मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड और बजट से कोई खास एक्सपेक्टेशन मार्केट की? मुझे लगता है कि आप जो 2023 का जो साल जो अभी गया, उसमें आप देखिए कि निफ्टी करीबन 20% बढ़ गया। ये 8वां साल है, सक्सेसिव ईयर, जहां पे पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और ये तीसरा साल है, सक्सेसिव ईयर अगेन, जहां पे रीजनल आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टरों ने इंडिया में जो निवेश किया है मार्केट में, आप देखिए कि रिलायंस का जो जियो का 4G सर्विस जो सितंबर 2016 में शुरू हुई, उसके बाद स्मार्टफोन्स का एक्सेप्टेंस शुरू हो गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई स्मार्टफोन्स की, ई केवाईसी हो गया। और उसके बाद जब ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज जीरोदा है, ग्रो है, एंजल वन वगैरह जो शुरू हो चुके थे, तो उसके बाद ये जो पेनिट्रेशन हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे शहरों में भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी हो सकता है, उसकी बात चर्चा बाद में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसी की वजह से मार्केट में जो तेजी और सस्टेनेबिलिटी है, वो इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद भी सस्टेन रहेगी, मुझे लगता है। ओके, तो इसको कैसे प्ले किया जाए गौतम जी, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं है इस समय मार्केट में। हाँ, वो बात सही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ जो शायद आपको चौकन्ना कर दे। हम लोग एक स्क्रीन हम हमने हमारे ऑफिस में एक स्क्रीन रन की पिछले हफ्ते, जहाँ पे 1150 जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी उनकी हमने जो परफॉर्मेंस देखी, तो देखी कि उनमें से 750 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने पिछले पिछले 12 महीनों में फ्रॉम द रिस्पेक्टिव 52 वीक लोज, फ्रॉम दैट पॉइंट उन्होंने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ये मतलब जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो मतलब पूछने की बात ही नहीं है कि जिस तरह से तेजी आई है, वहां पे तो डर लगता है जरूर। लेकिन जो लार्ज कैप्स में आप देखें कि ऐसे कई स्टॉक्स है। मैं आपको बोलूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए आप, HDFC बैंक, TCS, इंफोसिस, मतलब ऐसे कई शेयर्स है जो करीबन 50% निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। लेकिन उनका एवरेज रिटर्न पिछले 12 महीनों में करीबन 9.5 से 10% ही हुआ है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि आज आज के माहौल में, और जो आपने सही फरमाया कि इंडेक्स सस्ता नहीं है, इंडिया ओवरऑल महंगा है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जो करीबन 21 से 21 के बीच में आने वाले 12 महीनों के पीई पे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट सचमुच महंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, गौतम जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। नमस्कार। गौतम जी, एक स्पेस और पीएसयूज में भी आई थिंक जो स्पेस पिछले 3 महीने में काफ़ी वाइब्रेंट रहा, मजबूत रहा, वो था ओएमसीज का। सर, आपकी नज़र पड़ी इस पर, आपकी रीडिंग ओएमसीज पर, और पीएसयूज में ओएमसीज पर आपका टेक क्या, और ओवरऑल पीएसयूज पर इतने बड़े मूव के बाद? देखिए, PSUs में ये मैं कहूँगा कि जो रेलवेज में है, जो डिफेंस में है, वो PSUs ने मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन फैंटास्टिक, कोई डाउट नहीं है। ओएमसी की जब आप बात कर रहे हो, कि मुझे लगता है कि ओएमसी का जो शेयर प्राइस है, इट इज डिटरमिन्ड बाय द प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल बढ़ता है तो ओएमसीज में इट इज पॉजिटिव, लेकिन जब
ऑयल गिरता है तो सरकार शायद उनको भी डर है कि मार्केट को डर है कि सरकार विल रिड्यूस द प्राइस, जो ऑन ऑन द ग्राउंड जो पेट्रोल पंप का प्राइस है वो रिड्यूस कर सकता है। जब जब ऑयल ऊपर जाता है तो ये भी डर होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से दे आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज द प्राइस। सो ये जो सिक्लिकलिटी फैक्टर है ओएमसीज में, उसकी वजह से हमें तो पसंद नहीं है ओएमसीज, even though the valuations are very very good, very low. वैल्यूएशंस ठीक है, लेकिन आई थिंक सीजनलिटी जो है वो गौतम सर को पसंद नहीं है। सर रियल एस्टेट पे क्या कहेंगे? अब तो एचएफसीज ने चलना शुरू कर दिया, बाकी रियल एस्टेट के स्टॉक्स, रियल एस्टेट इंसिलरी वो तो खैर थी ही स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई पे थी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स Yes. पिछले 1.5 साल का स्टार परफॉर्मर रहा। अभी भी यहाँ पर व्यू क्या है आपका? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट, आपने सही फरमाया कि रियल एस्टेट स्टॉक्स पिछले करीबन 18 से 24 महीनों में उनकी मतलब बहुत बड़ी तेजी आई है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। डीएलएफ हो, मैक्रोटेक हो, शोभा हो, जितने भी बड़ी कंपनियां, ब्रिगेड हो। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आने वाले करीबन 3 से 4 सालों तक मुझे लगता है कि यहाँ से जो बड़ा परफॉर्मेंस जो है वो हो चुका है, लेकिन स्टेडी परफॉर्मेंस यहाँ से भी मिल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लोग बड़े 8 जो अपने टॉप 8 सिटीज है, 8 बड़े शहरों में जो जिस तरह से डिमांड आ चुका है, जो पिछले करीबन 8 से 9 सालों तक डिमांड मतलब ओवरऑल डिमांड वाज नॉट देयर, इट वाज मिसिंग। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर जो स्टॉक मार्केट में खेले हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है, और वो पैसा हर साइकिल में, हर बुल मार्केट में मैं देखता हूँ कि रियल एस्टेट में एंड में जाता ही है। तो मुझे लगता है कि डिमांड फॉर रियल एस्टेट इन जनरल मुझे नहीं लगता है कि अभी कम रहेगा आने वाले कुछ सालों के लिए। अच्छा, अब चारों के चारों लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं गौतम जी, और मार्केट ने बहुत शानदार रिएक्शन दिया सभी को। यहाँ पर आपके लिए क्या स्टैंड आउट रहा, और कोई लार्ज कैप आईटी स्टॉक जो आपको इन पर्टिकुलर अच्छा लगा हो? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले करीबन 18 महीनों से आईटी का ओवरऑल आईटी सेक्टर डिप्रेस रहा था, और एक्सपेक्टेशन काफी लो थे। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स वैसे इतने खास तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कि कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स वर मच बेटर, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि डिमांड जो ऑर्डर विन्स है, इन्फोसिस देख लीजिए, आप टीसीएस देख लीजिए, ऑर्डर विन्स स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट हैज टेकन दैट वेरी पॉजिटिवली। इवन दो रिजल्ट्स इतने खास नहीं थे, मार्केट हैज टेकन इट वेरी पॉजिटिवली। मुझे लगता है कि जो ये लुकिंग विद 3 to 5 ईयर व्यू, तो आईटी सेक्टर में ये लेवल्स पे निवेश करना मुझे लगता है इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्सो आप देखिए कि पोस्ट रिजल्ट्स के बाद जो रिसर्च रिपोर्ट्स जो आए हैं, जो एनालिस्ट के रिपोर्ट्स आए हैं, वो मोस्ट ऑफ देम हैव इंक्रीज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। जो अर्निंग्स ग्रोथ इस साल एक्सपेक्टेशंस है 7.5 या 8%, अभी बोल रहे हैं कि FY25 FY26 में करीबन 11.5 से 14% ग्रोथ आ सकता है। तो एस्टिमेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। ओके अच्छा सर, थोड़ा सा बात करते हैं कमोडिटीज़ पर। इसमें मैं आई थिंक मेटल्स का जिक्र करना चाहूँगा, एट ऑल टाइम हाई। कॉपर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। अगेन वो चीज़ें जिनका एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा नाता भी होता है, नॉट एग्जैक्टली कंसंट्रेटेड टू लोकल डिमांड ओनली। इसमें सीमेंट को लेते हैं, इसमें आप मेटल्स को लेते हैं, फेरस, नॉन फेरस, और साथ ही साथ केमिकल्स। CY24 के लिए आपका व्यू इनमें से किस पे ज़्यादा पॉजिटिव है सर? मुझे लगता है कि सीमेंट में ये जो 4 सेक्टर आपने बताए, उनमें से मुझे सीमेंट में अभी भी लगता है कि तेजी रहेगी। कैपेसिटी एडिशन काफी आ रहे हैं और काफी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो वो भाई लोगों को है कि आने वाले 2 या 3 सालों में कैपेसिटी का गलत शायद हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सरकार, और ये बीजेपी सरकार इन पर्टिकुलर, स्टेट लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, मुझे लगता है कि ये सीमेंट का कंजम्पशन लगातार रहेगा। ऊपर से जो हमने अभी रियल एस्टेट की बात की,
जिस तरह से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नॉट जस्ट बम्बई और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब द टॉप 25 टू 30 सिटीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सीमेंट का डिमांड मुझे भी लगता है लगातार रहेगा। तो ये चारों सेक्टरों में आपने बताया फेरस, नॉन फेरस, केमिकल्स और सीमेंट, आई वुड बी बेटिंग ऑन सीमेंट। केमिकल्स में अभी भी लगता है कि दी रिकवरी अभी आई नहीं है, और आप एग्रोकेमिकल्स में भी देखिए कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक मुझे लगता है कि थिंग्स रिजल्ट्स विल बी क्वाइट सॉफ्ट। डॉक्टर गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे थैंक यू। बात करने के लिए। बजट से